नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप लोग के बीच उपस्थित हूँ और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप लोग के बीच चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। 18वें लोकसभा का गठन हो चुका है। श्री नरेंद्र मोदी भारत के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाल चुके हैं, लेकिन इस बार कुछ पेचीदगियाँ भी हैं। अभी तक लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया है। दो पार्टियां जो हैं इस बार की सरकार में किंग मेकर की भूमिका निभा रही हैं। एक तो जेडीयू नीतीश कुमार जी का है, जिसको लोकसभा में 12 सीटें प्राप्त हुई है, और दूसरा है टीडीपी, जिसे 16 सीटें प्राप्त हुई हैं। दोनों ही इस सरकार के अहम घटक हैं। जैसे ही सरकार का गठन हुआ, दोनों ही राज्यों में एक मांग जो है वो विशेष रूप से पहले से हालांकि मांग चलती आ रही थी, एक बार पुनः से पुनर्जीवित हो गई वो, और वो मांग है विशेष राज्य का दर्जा। तो आज इस वीडियो में हम लोग विशेष राज्य दर्जा के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे। विशेष राज्य का दर्जा होता क्या है, विशेष राज्य का दर्जा किन किन राज्यों को अभी तक मिला है और उसका मानक क्या होता है, अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो उससे क्या क्या लाभ होंगे, और अगर विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार देती है तो कौन कौन सी चिंताएँ होंगी, कौन कौन सी चुनौतियाँ ऐसी हैं, तो इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बार पुनः आप सभी मित्रों से अनुरोध करूंगा कि जो भी मित्र चैनल पर नए हों, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तथा अपना कमेंट्स करना नहीं भूलेंगे। मित्रों, 5वें वित्त आयोग जो कि 1969 ईस्वी में गठन किया गया था, महावीर त्यागी की अध्यक्षता में, सबसे पहली बार इन्होंने विशेष राज्य के दर्जा जैसे एक शब्द का अस्तित्व में लाए। और विशेष राज्य का दर्जा जो है उस समय के जो राज्यों का वर्गीकरण था, हालांकि राज्यों का वर्गीकरण ऐसा कुछ लिखित वर्गीकरण नहीं है, आज भी उसी तरह का वर्गीकरण है। दो तरह के राज्य हैं, एक तो सामान्य राज्य हैं और दूसरे विशेष दर्जा वाले राज्य। विशेष दर्जा वाले राज्यों की अभी संख्या 11 है। कौन कौन से अभी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम लोग समझते हैं कि विशेष राज्य दर्जा का अस्तित्व में आया कब और कैसे आया। तो 5वें वित्त आयोग का गठन हुआ था 1969 में, और इसके अध्यक्ष थे महावीर त्यागी। इन्होंने देखा कि कुछ राज्यों की स्थिति काफ़ी ख़राब है, और इस खराब राज्यों को जो अच्छे राज्य हैं या जो औसत दर्जे के राज्य हैं उनके बराबर में कैसे लाया जाए। तो उन्होंने उस समय एक सिफारिश किया था कि कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, और इसके लिए वीएन गाडगिल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इसे याद रखेंगे, वीएन गाडगिल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जिसे जब उन्होंने जो सिफारिश दिया था उसे गाडगिल फार्मूला भी कहा जाता है। ये परीक्षा में पूछा जाता है गाडगिल फार्मूला क्या है, तो गाडगिल फार्मूला उसे कहा गया था। वीएन गाडगिल की अध्यक्षता में यह आयोग बना था। कब बना था? 1969 में, इसे भी याद रखेंगे। और उस समय के जो 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, कौन थे? महावीर त्यागी। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो वीएन गाडगिल ने जो फार्मूला दिया, जो आयोग की जो बातें निकल के आई, जो सिफारिशें आई, उसे गाडगिल फार्मूला कहा जाता है। तो उसमें कौन कौन सी बातें हैं, पहले इस पर हम लोग ध्यान दें। कोई भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा कहा जाएगा अगर 4-5 मानक को अगर पूरा करते हैं तो। जैसे पहला जो मानक है कि वो पहाड़ी राज्य होना चाहिए। अगर बिहार के संदर्भ में बात करें तो बिहार पहाड़ी राज्य नहीं है, तो इस फार्मूले पर बिहार पहला जो मानक है इस पर खरा नहीं उतरता है। दूसरा क्या है? कम जनसंख्या घनत्व। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व अभी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे अधिक है। पहले जनसंख्या घनत्व के मामले में बंगाल, बांग्लादेश हुआ करता था, लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि बिहार जो है वो पूरे देश में जनसंख्या घनत्व के मामले में नंबर 1 पे है। यहाँ पे 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। बहुत अधिक सघन जनसंख्या वाला राज्य है। और दूसरी बात यह है कि जनजातीय जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा भी होना चाहिए, जो कि बिहार में नहीं है। जब से झारखंड अलग हो गया तब से बिहार में जनजातीय जनसंख्या लगभग ख़त्म हो गया। अब कुछ जनसंख्या हालांकि अभी भी है, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं है। तीसरा जो मानक है इसमें वो है कि पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा से अगर जुड़ा हो, और वैसी भी सामरिक स्थिति, जैसे बिहार तो जुड़ा हुआ है नेपाल के साथ,
लेकिन नेपाल का कुछ खास उतना सामरिक महत्व नहीं है जितना कि चीन के साथ है या फिर पाकिस्तान के साथ है। तो सामरिक महत्व वाले विदेशी राज्यों से, पड़ोसी देशों से इसकी सीमा जुड़ना चाहिए। चौथा है कि आर्थिक और आधारभूत संरचना का पिछड़ापन। इस मानक पर बिहार पूरी तरह से फिट बैठता है। यहाँ पे आर्थिक और आधारभूत संरचना जो है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो यहाँ तो इस बात को ये पुष्टि करता है। राज्य की वित्त की अव्यवहार्य स्थिति, ये भी लगभग इसको भी फुलफिल करता है। लेकिन जो पहले 3 जो कंडीशंस हैं, जैसे कि पहाड़ी राज्य बिहार नहीं है, दूसरा है कि कम जनसंख्या घनत्व, ये भी नहीं है, जनजातीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा, ये भी नहीं है, और तीसरा पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं का सामरिक जो स्थिति है वो भी पूरी तरह से तो नकार नहीं सकते हैं, लेकिन ये भी नहीं है। और चौथा है जो कि बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने के लिए ये फुलफिल कर रहा है, 5वां भी लगभग फुलफिल कर रहा है। तो ये 5 मानक हैं, इसने वो गाडगिल फार्मूला कहा जाता है। वीएन गाडगिल ने इसे 1969 में किया था, और इसी के आधार पर सबसे पहले 3 राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। कौन कौन से 3 राज्य हैं? पहला था जम्मू कश्मीर, दूसरा था असम, और तीसरा नागालैंड। ये 3 राज्य का नाम याद रखेंगे कि सबसे पहले विशेष राज्य दर्जा प्राप्त करने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड। वर्तमान समय में 11 राज्य ऐसे हैं जिसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि पूर्वोत्तर के 7 राज्य, 7 सिस्टर जिसको कहा जाता है, और एक कश्मीर, ये सिक्किम, तो 7 और 1 8 हो गया। और 3 पहाड़ी राज्य उत्तर पश्चिम के, तो कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। याद रहेगा मित्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये हो गया उत्तर पश्चिम के राज्य। और पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिसमें से 7 सिस्टर 7 राज्य वो हैं पूर्वोत्तर के, और 1 सिक्किम। इस प्रकार से 11 राज्य अभी वर्तमान में विशेष राज्य के दर्जा वाले राज्य हैं। हालांकि तेलंगाना को भी कुछ समय के लिए शामिल किया गया था, लेकिन 14वें वित्त आयोग ने उसे बाहर कर दिया। अभी वर्तमान में 11 राज्य इस सूची में शामिल हैं। तो और ध्यान देने वाली बात है कि विशेष राज्य का दर्जा जैसी कोई बात संविधान में कहीं कोई वर्णित नहीं है, इसके लिए कोई अनुच्छेद नहीं है। कई बार ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है या पूछा जा सकता है कि विशेष राज्य का दर्जा संविधान के किस अनुच्छेद में है, और कोई अनुच्छेद दिया जा सकता है आपको भुलाने के लिए। तो इसको याद रखेंगे कि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में विशेष राज्य का दर्जा नहीं है। यह भारत का जो विकास परिषद है उसके द्वारा ये लाया गया है। अगर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है, सपोज कीजिए कि बिहार को या आंध्र प्रदेश को या फिर उड़ीसा को, ये 3 राज्यों में अभी विशेष राज्य की दर्जा मांग चल रही है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश ने इस पर आवाज़ उठाई, बिहार तो बहुत पहले से कह रहा है, और अब उड़ीसा भी इस लाइन में खड़ी हो गई। तो अगर किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो क्या लाभ होगा उससे? जाहिर सी बात है कि लाभ होगा, तभी तो इसकी मांग इतनी ज़ोरों से चल रही है। तो क्या क्या लाभ होगा देखा जाए। तो पहला तो लाभ ये होगा कि जितनी भी केंद्र प्रायोजित योजना है उसमें जो आवश्यक निधि होगा उसका 90% भुगतान केंद्र से प्राप्त होगा। कोई भी केंद्रीय जो भी योजना अगर बिहार में या आंध्र प्रदेश में या उड़ीसा में चलेगा तो उसका 90% भुगतान कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी, और शेष निधि मतलब कि जो 10% बचेगा वो राज्य सरकार करेगा। तो बहुत बड़ा एक फ़ायदा होने वाला है, अगर लाभ होने वाला है अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो। दूसरा क्या है कि वित्तीय वर्ष में अव्यतीत जो निधि है, जैसे कि बिहार के संदर्भ में कहा जा सकता है कि बहुत सारे पैसे आता था और उसको बिना व्यवहार में लिए हुए उसको वापस लौट जाता था, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग में। अब तो खैर बहुत इसमें सुधार हुआ है, लेकिन पहले ऐसे बहुत सारा होता था कि आयोजना के नहीं बनने के कारण, कुछ सरकारों के शिथिलता के कारण बहुत सारे पैसे लौट जाते थे। तो अगर इस तरह का जो पैसा है वो व्यपगत नहीं होगी, मतलब कि वो लौटेगा नहीं बल्कि वो जुट जाएगा अगले वर्ष के निधि में, तो एक निधि का आकार काफ़ी बड़ा हो जाएगा अगर किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होता है तो।
चौथा इसका सबसे बड़ा लाभ क्या होगा कि जैसे उत्पाद शुल्क है, सीमा शुल्क है, आयकर है, निगम कर है, इन सारे चीज़ों में काफ़ी रियायत मिलेगी और राज्यों का हिस्सा बढ़ जाएगा। और पांचवा है कि केंद्र के जो सकल बजट होगा उसका 30% हिस्सा इस विशेष राज्य के जो भी राज्य होंगे उनके लिए विशेष रूप से रखा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि विशेष राज्य के दर्जा मिलने से इन राज्यों में जो आर्थिक जो उनका विस्तार होगा, जो आर्थिक उनका विकास होगा, वो काफ़ी तेज़ी से होगा। अब कुछ चिंताएं भी हैं, कुछ सरकार के पास मजबूरियां हैं और कुछ ऐसे चुनौतियां भी हैं जो कि विशेष राज्य के दर्जे में रोड़ा का काम करती हैं। विशेष राज्य के दर्जा के बीच की चुनौतियां क्या हैं? तो सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि केंद्र पर बहुत बड़ा वित्तीय दबाव बढ़ेगा। ये स्वाभाविक है कि अगर राज्यों को, अगर एक से अधिक राज्यों को अगर दिया गया विशेष राज्य का दर्जा, तो इस पर केंद्र पर दबाव बढ़ना स्वाभाविक है, आर्थिक दबाव बढ़ना। दूसरा ये है कि अगर एक राज्य को हम देते हैं विशेष राज्य का दर्जा, तो दूसरे राज्य को भी देना पड़ेगा। जैसे कि अगर सबसे पहले मांग किया, अब जैसे ही सरकार का गठन हुआ आंध्र प्रदेश ने, और बिहार बहुत पहले से मांग करते आ रहा है, तो अगर आंध्र प्रदेश को दिया जाता है तो बिहार को भी देना ही पड़ेगा, और उड़ीसा भी इससे बहुत दूर नहीं है। तो इस प्रकार 3 राज्यों को अगर विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है तो इससे केंद्र पर बहुत बड़ा आर्थिक दबाव पड़ने वाला है। इसके निकलने के लिए 14वें वित्त आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिया था। इस पर हम लोग देखें। 14वें वित्त आयोग ने सुझाव दिया कि प्रत्येक राज्य के संसाधन के जो अंतर है उसको कर हस्तांतरण के माध्यम से किया जाए। अर्थात कि अगर देखा जाए कि किन राज्यों में कर की स्थिति क्या है और उसी हिसाब से, उसी अनुपात से केंद्र से उसको उतनी सहायता दिया जाए ताकि जो अंतर है उस अंतर को पाटा जा सके। दूसरा उन्होंने क्या सुझाव दिया कि राजस्व की जो हिस्सेदारी है, केंद्र से जो राजस्व की हिस्सेदारी है, पहले 32% होता था, उसको बढ़ा करके अब 42% कर दिया जाए। इससे क्या होगा कि जो कमज़ोर राज्य हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए राज्य हैं, जैसे बिहार है, इसको काफ़ी आर्थिक सहायता मिल पाएगी। तो 32% से बढ़ा करके 42% करने का सुझाव दिया। इसी तरह आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य है, जैसे बिहार राज्य है, इसको विशेष आर्थिक सहायता दिया जाए। इस प्रकार से बिना विशेष राज्य का दर्जा दिए हुए भी इसको सहायता किया जा सकता है। और चौथा सुझाव, ये मतलब चौथा सुझाव तो नहीं कहेंगे, इस सुझाव को देखते हुए 15वें वित्त आयोग में 42% तो नहीं किया, लेकिन 41% उसे कर दिया है कि केंद्र और राज्यों के बीच में एक चीज़ और, बीच में मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे याद रखेंगे कि केंद्र और राज्यों के बीच के जो कर का हस्तांतरण होता है उसके लिए एक अनुच्छेद आप लोग याद रखेंगे, 280 अनुच्छेद के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व का जो बंटवारा होता है वो होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। तो 15वें वित्त आयोग में 41% हिस्सेदारी पर मंजूरी मिल चुकी है, इसे पास कर दिया गया है। तो अगर इस तरीके से अगर 14वें वित्त आयोग के जो सिफारिशें हैं इसको मान लिया जाए तो बिना विशेष राज्य के दर्जा के दिए हुए भी जो कमज़ोर राज्य हैं, जो आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़े राज्य हैं, उन्हें भी आर्थिक सहायता दिया जा सकता है और उस श्रेणी में लाया जा सकता है जो राज्य हैं उनके और पिछड़े राज्य की जो अंतर है इसको कम किया जा सकता है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और यह भी उम्मीद करते हैं कि विशेष राज्य दर्जा बिहार को मिले ताकि बिहार की आर्थिक उन्नति हो, हम सभी खुशहाल हों। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र।